हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सुपर सीरीज का पार्ट 5। तो चलिए हम पहले क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चंस है, विखंडन होता है। विखंडन होता है। विखंडन विखंडन होता है। विखंडन होता है। पहला प्रश्न है, विखंडन होता है। वायु से रिलेटेड यह प्रश्न है। तो विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? अमीबा। विखंडन होता है किसमें? अमीबा में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फूल में छूट चुका है दोस्त। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पुकेसर। पुकेसर या पुमंग आप बोल सकते हैं। पुमंग। फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुकेसर होता है या पुमंग होता है। नर जनन अंग पुकेसर बोलिए या पुमंग बोलिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है। निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है किसमें? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन फिलोपियन ट्यूब में अंडाणु किसमें निषेचित होता है? फिलोपियन ट्यूब में। अभी तक मेरा लगातार जो प्रश्न चलते आ रहा है वह कहीं न कहीं वायु से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट अगला प्रश्न को लेते हैं। मेरा नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। चलिए इधर हम बताते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस के इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है? V/U। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
आवर्धन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m यहां लिख देते हैं, m आंसर के लिए v बाई यू हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू क्या होता है, v बाय यू। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, v बाई यू, जहां v क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और u क्या है, वस्तु की ऊंचाई। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन क्या होता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होगा वो होगा R बराबर 2F, यही रिलेशन होता है, या आप F बराबर R बाय 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये दोनों रिलेशन कहीं न कहीं गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के लिए है। F बराबर R बाय 2 लिखिए या R बराबर 2F लिखिए, दोनों कहीं न कहीं गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच के रिलेशन को दिखाता है। अब यहीं से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, कह देगा गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस का या फोकसांतर का डैश होता है, दोगुना होता है, या ऐसे भी कह देगा गोलीय दर्पण का फोकसांतर वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का डैश होता है। गोलीय दर्पण का फोकसांतर वक्रता त्रिज्या की डैश होती है, आधी होती है। R बाय 2 का मतलब आधी। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नरम लोहा। यह प्रश्न एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड के अंदर भी आते हैं, बिहार बोर्ड के अलावे प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं।
विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा, या इसी को हम कहते हैं मृदु लोहा। मृदु लोहा, मृदु लोहा। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इधर का नोट कर लिए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह हमारे घरों में हमारे घरों में हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम अंग्रेजी में एसी या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, या संक्षेप में एसी बोलते हैं। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ये मतलब इस वोल्ट पर हमारे घरों में विद्युत क्या की जाती है? आपूर्ति की जाती है। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता या बनता है, पड़ता या बनता है, बनता है, बनता है, वह है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यह प्रश्न फिजिक्स के किस चैप्टर से संबंधित है? दूसरा चैप्टर से। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता या बनता है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। जिस भाग पर पड़ता या बनता है वह है, उस भाग का क्या नाम होता है? रेटिना। रेटिना होता है, रेटिना, या हिंदी में इसको कहते हैं दृष्टिपटल। दृष्टिपटल, दृष्टिपटल।
तो अब रेटिना के स्थान पर दृष्टि पटल भी पूछने लगा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में रेटिना ज्यादा ही बना रहता है, दृष्टि पटल कम। इसलिए अब क्वेश्चन सेटर क्या करने लगा है, रेटिना की जगह पर दृष्टि पटल अक्सर अब देने लगा है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है या बनता है वह है क्या, रेटिना। हमारे आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, किसी बीम का जो इमेज बनता है, वो कहाँ बनता है, रेटिना पर या दृष्टि पटल पर, दृष्टि पटल। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और रेटिना पर किसी बीम का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनता है, इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ या सामान्य आंख के दूर बिंदु होता है या दूरी बिंदु होता है, इसे पूछा जा सकता है। एक स्वस्थ या सामान्य एक स्वस्थ या सामान्य एक स्वस्थ या सामान्य आंख के दूरी बिंदु होता है, दूरी बिंदु होता है या दूरस्थ बिंदु होता है, इसे भी यहां वर्ड दे सकते हैं, दूरी बिंदु होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक स्वस्थ या सामान्य आंख के दूरी बिंदु होता है, क्या होता है, दूर बिंदु अनंत। क्या होता है, अनंत। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस तरफ के सारे प्रश्न को नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद फिर हम आगे के प्रश्न के लिए चलेंगे। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न को लेकर चलते हैं। सो उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। अब अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट व्यू से। क्वेश्चन नंबर 10 होगा। 10वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सूर्य, सन होगा।
जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो होगा वो क्या होगा? सूर्य। रियल सोर्स ऑफ क्या होगा? जीवाश्म ईंधन का जो क्या है जी? जीवाश्म ईंधन का एनर्जी, एनर्जी ऑफ रियल सोर्स ऑफ जीवाश्म ईंधन। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होगा? सूर्य होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज, प्रेरण की खोज किसने की थी? किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फेराडे। फेराडे, फेराडे होगा। फेराडे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फेराडे ने। फेराडे ने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फेराडे ने। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जो नेत्र, जो नेत्र निकट स्थित, जो नेत्र निकट स्थित निकट स्थित वस्तु को, वस्तु को साफ, साफ नहीं देख सकता, साफ नहीं देख सकता, साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो क्या पूछा जा रहा है? जिस नेत्र में, जिस नेत्र में निकट रखी वस्तु साफ साफ दिखाई ना दे तो उस नेत्र में किस प्रकार का दोष या किस प्रकार का रोग उत्पन्न होगा? कैसा रोग उस आंख में उत्पन्न होगा, उस नेत्र में उत्पन्न होगा, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में। तो निकट स्थित या निकट रखी वस्तु साफ नहीं देख रहा है तो कहीं न कहीं उस आंख में दूरदृष्टि दोष है। तो क्या होगा? दीर्घ दृष्टि दोष। आंसर क्या होगा? दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष उस नेत्र में होता है, दीर्घ दृष्टि दोष, या इसी को हम दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उम्मीद करते हैं इस तरफ का सारे प्रश्न आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चंस नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 जो कि सॉलिड है, ठोस है, एरो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर भी होता है या चूना प्रस्तर भी इसको हम कहते हैं। तो CaCO3 जो कि ठोस है, अब जब यह टूटेगा तो CaO सॉलिड बनाएगा, CaO और प्लस CO2 गैस को विस्थापित करेगा। तो समीकरण CaCO3 एरो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस किस प्रकार का समीकरण है? किस प्रकार का समीकरण है? प्रश्न के कहने का मतलब है ऊपर जो समीकरण दिया हुआ है, ऊपर जो रिएक्शन दी गई है, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग किस प्रकार का अभिक्रिया बन सकता है। ऊपर जो इक्वेशन बना हुआ रिएक्शन का, वह इक्वेशन किस अभिक्रिया को, किस रिएक्शन को दर्शाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? देख लीजिए, एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ बना रहे हैं। तो ऐसा डेफिनेशन किस रिएक्शन या अभिक्रिया का होता है? वियोजन का कि संयोजन का? तो वियोजन मतलब टूटना, तो आंसर क्या होगा? टूट रहा है ना यहां, तो आंसर होगा वियोजन। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शाक सब्जियों को विघटित होकर साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? 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 तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? यह भी प्रश्न कहीं न कहीं रिएक्शन से संबंधित है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हम जानते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी को। इन दो अभिक्रिया में से साग सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनाना, यह कहीं न कहीं इसमें क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा उत्पन्न होने वाले जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, वो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। तो यहां क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी।
शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने में किस अभिक्रिया का प्रयोग होता है? उष्माक्षेपी। या किस अभिक्रिया का उदाहरण है ये? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? कौन विजातीय यौगिक है? यौगिक है। देखिए, ऐसे प्रश्न का जो आंसर बनता है वह कहीं न कहीं ऑप्शन बी हाफ पर बनता है। ऐसे प्रश्न का आंसर ऑप्शन बेस्ट होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ऐसे प्रश्न का आंसर देते हैं। ऐसे प्रश्न में आपको 4 विकल्प दे देंगे, उनमें से 3 किसी न किसी तरह समान होंगे और 1 अलग होंगे। विजातीय मतलब अलग। 3 यौगिक समान दे देंगे जिनका यूज कहीं न कहीं एक ही जगह पर हो रहा है, ठीक ना। तीनों का प्रॉपर्टीज कहीं न कहीं एक ही होगा और एक जो होगा वो कहीं न कहीं अलग होगा बाकी 3 से। उनका प्रॉपर्टीज उन तीनों के साथ मैच नहीं करेगा। तो ऐसे प्रश्न जो होता है साइंस वगैरह में, वो कहीं न कहीं तार्किक प्रश्न होते हैं और ऑप्शन बेस्ट होते हैं। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे प्रश्न का हम आंसर देते हैं। वैसे हम फिलहाल यहाँ बता देते हैं क्या कहते हैं, ऐसे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? विजातीय यौगिक कौन हो सकता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, इसको संक्षेप में कहते हैं पीओपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी लिख देते हैं। इधर का लिख लिए होंगे आप लोग, नहीं लिखे तो फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब हम इस तरफ के क्वेश्चंस को मिटाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बोलते हैं इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2। यदि इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फॉर्मूला बना CaSO4 इंटू हाफ H2O और इसका रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम
सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट, आधा है इसलिए अर्ध हाइड्रेट। चलिए, तो चलिए यह मेरा आखिरी प्रश्न था। तो चलिए दोस्तों, तब अपना क्लास हम इसी जगह पर छोड़ते हैं और पुनः अपनी क्लास में वापस लौटेंगे फिर नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए जय हिंद।